नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला। राहुल ने कहा, नफरत फैलाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे बीजेपी और संघ। कांग्रेस ने की जेपीसी बनाने की मांग। पश्चिम बंगाल में गवर्नर और सीएम में फिर सामने आई तल्खी। टी पार्टी में ममता के शामिल न होने से नाराज जगदीप धनखड़ का आरोप। कहा, राजभवन की कराई जा रही है जासूसी। वहीं लखीमपुर में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही योगी सरकार। वहीं एसपी और बीएसपी ने भी साधा निशाना। पूर्व क्रिकेटर और यूपी के मंत्री चेतन चौहान का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में थे भर्ती। पीएम मोदी ने जताया दुख। और भारत नेपाल के संबंधों में तनाव के बीच सोमवार को दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक। नेपाल के नया नक्शा जारी करने के बाद से है तनाव। राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने संसद के मानसून सत्र के लिए अगस्त के तीसरे सप्ताह तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से रविवार को जानकारी दी गई है कि सदन के कक्ष में 4 बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन और 6 अतिरिक्त छोटी स्क्रीन को सदन की 4 गैलरियों में लगाने का निर्देश मिला है। इसके अलावा गैलरियों में ऑडियो कंसोल्स, ऑडियो विजुअल सिग्नल्स को दोनों सदनों के बीच ट्रांसमिट करने के लिए स्पेशल केबल्स पॉलीकार्बोनेट शीट के जरिए सदन के कक्ष को आधिकारिक गैलरी से अलग करने पर भी काम चल रहा है। आपको बता दें कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में मानसून सत्र के शुरू होने की संभावना है। वहीं राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र के दौरान ऊपरी सदन के सदस्यों को दोनों चैंबर्स और गैलरी में बिठाया जाएगा। विशेष तारों के जरिए होने वाले प्रसारण से सदस्य रियल टाइम में भागीदारी कर पाएंगे। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होगी, जहां 60 सदस्य चैंबर में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी 132 सदस्य लोकसभा के चैंबर में बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय भी सदस्यों के बैठने के लिए इसी तरह की व्यवस्था कर रहा है। वहीं फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक छपी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और संघ फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नफरत फैलाने का काम कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि आजादी की वर्षगांठ पर वॉल स्ट्रीट ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें कहा गया है कि फेसबुक की घृणा की राजनीति भारत की राजनीति के साथ खड़ी है। अजय माकन ने सवाल पूछा कि बीजेपी बताए कि अंकित दास जिस कारोबारी हित की बात कर रहे हैं उसका खुलासा करें। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पे लाइसेंस इन लोगों ने अप्लाई किया है जो देश में घृणा का माहौल बनाते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर जेपीसी की मांग करती है। वहीं भारत में आपको बता दें कि फेसबुक और व्हाट्सएप के संचालन पर यहां कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि आज फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। फेसबुक के मुखिया मार्क जकरबर्ग भी इस पूरे मामले की जांच कराएं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के फेसबुक पेज को कई बार ब्लॉक किया, जिसमें आंखी दास भी की अहम भूमिका है। कि 4 कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि दुर्भावना फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, जिनसे कि भारत के अंदर जिनसे टेंशन, रिलीजियस टेंशन हो सकता है और एक तरीके से जमीन के ऊपर उसका असर हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। तो इनको बैन कर दिया जाना चाहिए। और उस बैन का विरोध किसने किया? मिस्टर अंखी दास, जो कि इंडिया का फेसबुक एक्सपर्ट, फेसबुक के हेड हैं। और उन्होंने क्या कहा कि हमको भारत की रूलिंग पार्टी के, जो मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इसमें हर्ट होंगे। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके लिए जेपीसी को बिठाया जाना चाहिए और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात को इन्वेस्टिगेट करे कि क्या फायदे फेसबुक और व्हाट्सएप को पहुंचाने के लिए ये कोशिश करी जा रही है, और साथ साथ किस प्रकार से फेसबुक और व्हाट्सएप भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अंदर मदद करने के लिए और साथ ही साथ में घृणा का एक माहौल पैदा करने के लिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बात को आगे बढ़ा रही है।
और इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर पर बीजेपी और संघ पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी और संघ कंट्रोल कर रहे हैं। इसके जरिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को प्रभावित करने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। राहुल ने कहा कि आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक और व्हाट्सएप का सच सामने ला ही दिया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग से सवाल पूछा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मार्क जकरबर्ग कृपया इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकी दास को फेसबुक में नियुक्त किया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि फेसबुक ने हेट स्पीच को लेकर भारत में बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसीज निदेशक आंखी दास ने बीजेपी नेता टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी के संबंध बीजेपी से बिगड़ सकते हैं। टी राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं और वो अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आंखी दास, जिनके कामों में फेसबुक की ओर से भारत सरकार के साथ लॉबिंग करना भी शामिल है, ने स्टाफ से कहा कि मोदी की पार्टी के नेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित करने से भारत में कंपनी की कारोबारी संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बीजेपी नेताओं द्वारा मुस्लिमों पर जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाने, देश के खिलाफ साजिश रचकर या लव जिहाद के बारे में ना लिखने के बाद भी दास की टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले फेसबुक ने ऐलान किया था कि उसने पाकिस्तान की सेना और बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के अप्रमाणिक फेसबुक पेजों को हटा दिया है। इसके साथ ही दास के हस्तक्षेप की वजह से बीजेपी से जुड़ी झूठी खबरें वालों पेजेस को भी हटा दिया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ट्विटर ने इसी तरह की मुस्लिम विरोधी पोस्ट को लेकर अनंत कुमार हेगड़े का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, जबकि फेसबुक ने तब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया जब तक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कंपनी से हेगड़े की कोरोना जिहाद पोस्ट को लेकर उनसे जवाब नहीं मांगा। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपनी खुद की पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकने वाले इस बात का हवाला दे रहे हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और संघ द्वारा नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि आज सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लोकतंत्रीकरण हो गया है और ये अब आपके परिवार के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और इसीलिए ये दर्द होता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अभी तक बेंगलुरु दंगों की आपकी निंदा नहीं सुनी है। आपका साहस कहां गायब हो गया? और वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है? ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। ये समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। बढ़ते हैं आगे, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरजेडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिन 3 विधायकों को आरजेडी ने पार्टी से निष्कासित किया है उसमें गायघाट से विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, पातेपुर से प्रेमा चौधरी और कवेटी विधायक फराज फातमी शामिल हैं। फराज फातमी पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बेटे हैं और बताया जा रहा है कि वे काफी वक्त से पार्टी से नाराज थे। वहीं पातेपुर क्षेत्र से विधायक प्रेमा चौधरी ने नीतीश कुमार द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला में शामिल हुई थी, जिस आरजेडी ने आपत्ति जताई थी। वहीं महेश्वर यादव पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों से काफी नाराज थे। वे इसे लेकर कई बार आवाज उठा चुके थे।
3 माननीय विधायकों के बारे में जो लगातार सूचना पार्टी को मिलती रही, उस आधार पर यह फैसला लिया गया। माननीय विधायक श्री महेश्वर प्रसाद यादव जी गायघाट के विधायक हैं, श्रीमती प्रेमा चौधरी जी पातेपुर की विधायक हैं और श्री फराज फातमी केवटी के विधायक हैं। जेडीयू ने बिहार के मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और उद्योग मंत्री भी थे। ऐसी खबर आ रही है कि वे आरजेडी में शामिल हो रहे हैं और उससे पहले ही जेडीयू ने उन पर कार्रवाई की है। उन्हें पार्टी प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया है, साथ ही उन्हें जेडीयू से बाहर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि श्याम रजक जेडीयू में अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। यहां पर आपको बता दें कि श्याम रजक की गिनती कभी लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं में थी, लेकिन साल 2009 में आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे। वहीं साल 2010 में जेडीयू के कोटे से विधायक बने और मंत्री बने। 2015 में महागठबंधन से विधायक बने थे तो मंत्री पद नहीं मिला और अब एक बार फिर वो जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। श्याम रजक को दलितों का बड़ा चेहरा माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने राजस्थान में बड़ा बदलाव करते हुए अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। अब तक अविनाश पांडे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी थे। सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के 19 विधायकों की बगावत और बाद में हुई सुलह के बाद पार्टी संगठन में यह बड़ा फेरबदल है। बागियों की प्रमुख मांगों में से एक मांग प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को पद से हटाने की थी। राजस्थान संकट सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने जिन नेताओं को जयपुर भेजा था, उनमें अजय माकन भी शामिल थे। और वहीं पश्चिम बंगाल में राजभवन और पश्चिम बंगाल सरकार में तनातनी जारी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजभवन की जासूसी कराई जा रही है। धनखड़ ने कहा कि राजभवन पवित्रता को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है। धनखड़ ने कहा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि राजभवन निगरानी में है, इससे राजभवन की शुचिता कम होती है। मैं इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। It is with heavy heart I am telling all of you, your Raj Bhavan is under surveillance. That should never happen. How can Raj Bhavan, how can Office of Constitutional Head be under surveillance? I would be happy to share any information with the government. But if documents of Raj Bhavan are procured by the executive, contrary to law, and that becomes basis of a story, is a matter of concern for me. वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामदास अठावले ने कहा कि गणेश विसर्जन के बाद महाराष्ट्र सरकार का विसर्जन होगा। उन्होंने कहा कि संभावना है कि केवल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता ही इस सरकार को तोड़ेंगे और उखाड़ फेंकेंगे। चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500.
स्वागत आपका ब्रेक के बाद। और यूपी सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया है। चेतन चौहान को कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी रिपोर्ट 11 जुलाई को पॉजिटिव आई थी। इलाज के लिए चेतन चौहान को SGPGI में एडमिट कराया गया था। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें किडनी और ब्लड प्रेशर की समस्याएं शुरू हो गई थी। सेहत ज्यादा बिगड़ने पर चेतन चौहान को 15 जुलाई को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। योगी कैबिनेट में शामिल चेतन चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय थे। चेतन चौहान 2 बार बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री चेतन चौहान जी नहीं रहे। यह मेरे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के लिए, अमरोहा जनपद के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वहीं चेतन चौहान के निधन पर PM मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि श्री चेतन चौहान जी ने खुद को एक शानदार क्रिकेटर और बाद में एक मेहनती राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा और भाजपा को मजबूत करने में प्रभावी योगदान दिया। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। बढ़ते आगे, लखनऊ में आम आदमी पार्टी का दफ्तर बंद होने पर पार्टी नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मकान मालिक पर दबाव डालकर आपने हमारे दफ्तर तो बंद करवा दिए, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सच की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। यूपी में अपहरण, हत्या और रेप रोकने में योगी सरकार पूरी तरह से फेल रही। दरअसल आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ यूपी में पिछले 2 दिनों के भीतर 3 FIR दर्ज की गई हैं और संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी पर विशेष जाति का समर्थक होने का आरोप लगाया था। आपसे अपराध रुकता नहीं, हत्या की घटनाएं नहीं रुक रही, बलात्कार की घटनाएं नहीं रुक रही, अपहरण की घटनाएं नहीं रुक रही। आप विपक्ष की आवाज को रोकना चाहते हैं? आप तानाशाही से और डंडे से उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं? तो कार्यालय तो हम लोग आम आदमी है, कहीं सड़क पे खोल लेंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपके सरकार की असलियत को, आपके जुल्म को, जाति को बेनकाब करता रहूंगा। तो कहीं और दूसरी जगह कार्यालय बना लूंगा योगी जी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बंदर घुड़कियां, FIR और इस तरह की चीजें दिखा के आप हमारी आवाज को रोक नहीं सकते। और वहीं भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पिछले 6 महीने से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को जेल में रखने की अवधि 3 महीने और बढ़ा दी गई है। डॉक्टर कफील को मई में रासुका के तहत 3 महीने और जेल में रखे जाने के आदेश दिए गए थे। 3 महीने की हिरासत बढ़ाए जाने के बाद डॉक्टर कफील नवंबर तक जेल में ही रहेंगे। वहीं डॉक्टर कफील की पत्नी ने सवाल उठाए हैं कि उनके पति को किस जुर्म की सजा दी जा रही है और आखिर इस कार्रवाई का आधार क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि वो डॉक्टर जिसने मुश्किल वक्त में जगह जगह देश के लोगों की सेवा की हो, उससे देश को क्या खतरा हो सकता है। कफील को पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नए नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद फरवरी में उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। और आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत के प्रकरण से चर्चा में आए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 13 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वारदात के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई है। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली ये सनसनीखेज घटना नेपाल बॉर्डर पर ईसानगर इलाके की है। बच्ची का शव शुक्रवार रात गन्ने के खेत में मिला था। बच्ची इसी दिन दोपहर से लापता थी। लड़की के पिता का आरोप है कि खोजबीन की गई तो देर रात उसका शव गांव के ही एक आदमी के खेत में मिला। लड़की की आंखें निकली हुई थी और जुबान कटी हुई थी। और डोल मैदान गई थी। फिर उनको 3 आदमी, जगदीश और संतोष, संजय, वहाँ भी 3 आदमी मिले। तक जब लाश मिल गई तो कोई नहीं हमका मिला, सब भाग गए। 3 आदमी अपने घर के रह गए ना, लाश पाए गए तो 3 अपने घर रह गए, चिल्लाए थे, रफे लागे वह गन्ना के खेत में, झन्नू लाल के याद खेत में। क्या लग रहा है?
गन्ना मार डारी नहीं है साहब, तक बलात्कार कर लेन तक मार डारी, आँखी आँखी फोड़ दहीन। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी ट्वीट कर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर योगी सरकार को घेरा है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि हापुड़ के बाद लखीमपुर खीरी में एक मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने समाज को शर्मसार कर दिया है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती रही, लेकिन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई। हर तरफ अराजकता का माहौल है, अपराधी बेखौफ हैं, जंगल राज बना रखा है उत्तर प्रदेश को। लखीमपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आखिर बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। 20 तारीख से सदन चलेगा। बेटियों के सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। पिछले समयों में भी जब घटना हुई सड़कों पर संघर्ष किया, इस बार भी हम सदन में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। और वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी लखीमपुर की घटना को योगी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। भाजपा काल में उत्तर प्रदेश की बच्चियों और नारियों का उत्पीड़न चरम पर है। बलात्कार, अपहरण, अपराध व हत्याओं के मामले में भाजपा सरकार प्रशयकारी क्यों बन रही है? दुखद है, बहुत दुखद इस बात की कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। और याद कीजिए उस समय जब लॉकडाउन का समय था, जब हर चीज़ बंद थी, उस समय भी अपराधियों ने खुलेआम घटनाएं की। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ समय से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दलित शोषित वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है उत्तर प्रदेश में। सुश्री बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में इस बात को उठा रही हैं, उसका कारण है कि वो इस समय देख चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ठीक से कानून व्यवस्था का शासन दे नहीं पा रहे हैं। और वहीं अमेरिका से भारत लौटी छात्रा सुदीक्षा की मौत मामले में बुलंदशहर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 अगस्त को बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुदीक्षा के परिवार ने 2 अज्ञात लोगों पर सुदीक्षा का पीछा कर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दीपक चौधरी और राजू नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में छेड़खानी के आरोपों को नकारा है। सुदीक्षा के परिवार ने आरोप लगाया है कि 2 अज्ञात लोगों द्वारा उनका पीछा किए जाने और उत्पीड़न करने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने रविवार को कहा कि परिवार के दावों की पुष्टि के लिए उसे कोई सबूत नहीं मिला है। एक बुग्गी जा रही थी, बुग्गी के सड़क पे होने की वजह से उसके पीछे एक ऑटो टेम्पो चल रहा था। टेम्पो वाले ने ब्रेक लिया। टेम्पो वाले के ब्रेक लेने के कारण पीछे से तेज़ रफ्तार में आ रही बुलेट मोटरसाइकिल जो 70-80 की रफ्तार में थी, उसने अपना इमरजेंसी ब्रेक लिया और फिर ठीक उसी रफ्तार में आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जिस पर सुदीक्षा भाटी जी थी, वो टकरा गई पीछे से और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बढ़ते आगे, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर दबाव में है। नारायण राणे ने कहा कि सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं, हत्या है। राणे ने शिवसेना नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने इस मामले में आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है। जब उनका मामले से ताल्लुक नहीं है तो वो क्यों बोल रहे हैं? नारायण राणे ने कहा कि सुशांत और दिशा सालियान के मामले में संबंध है। राणे ने कहा कि सीबीआई जांच से सच सामने आ जाएगा। और इससे पहले 5 अगस्त को नारायण राणे ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। नारायण राणे ने तब कहा था कि महाराष्ट्र सरकार मामले में किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया था कि 13 जून की रात सुशांत के घर पार्टी हुई थी और इस पार्टी में महाराष्ट्र के एक मंत्री मौजूद थे।
वहीं उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन ने समाज और इकोनॉमी के सामने ऐसा संकट खड़ा किया है जो 100 साल में एक बार आता है। कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण 2020-21 में जीडीपी का आकार घटेगा। हिंडाल्को के शेयरधारकों को लिखी चिट्ठी में कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि कोरोना संकट ऐसे वक्त में आया है जबकि दुनिया में अनिश्चितता और घरेलू वित्तीय प्रणाली पर दबाव के कारण आर्थिक परिस्थितियां पहले से ही सुस्त थी। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक देश का 80% सकल घरेलू उत्पाद उन जिलों से आता है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान रेड और ऑरेंज क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया। इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित रहीं। ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी में गिरावट आएगी और ऐसा 4 दशकों में पहली बार होगा। कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि बेहतर नेतृत्व, ठोस कारोबारी बुनियाद और अच्छी पृष्ठभूमि वाली कंपनियां इस चुनौतीपूर्ण समय में चैंपियन के रूप में उभरेंगी। बढ़ते हैं आगे। 109 मार्गों पर 150 निजी ट्रेन चलाने के फैसले के बाद अब सरकार ट्रेनों के ठहराव का चयन भी निजी कंपनियों पर छोड़ रही है। भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी जिन जिन निजी संचालकों को दी जाएगी, सरकार ने उन्हें उन स्टेशनों का चुनाव करने की भी आजादी दी है जहां वे अपनी ट्रेनों का ठहराव चाहते हैं। इस नए आदेश के अनुसार निजी रेल संचालकों को पहले ही उन स्टेशनों की सूची रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वे अपनी ट्रेनों का ठहराव चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2023 से शुरू हो रही इन ट्रेनों का किराया भी निजी संचालक खुद तय कर सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी 17 अगस्त को द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मई में नेपाल के नया नक्शा जारी करने से उपजे विवाद के बाद ये पहली वार्ता होगी। सूत्रों के मुताबिक क्वात्रा और बैरागी के बीच समीक्षा प्रक्रिया के तहत होने वाली ये बातचीत नियमित संवाद का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय आर्थिक और विकासपरक परियोजनाओं की समीक्षा और समय समय पर संवाद के लिए 2016 में समीक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था की गई थी। और वहीं भारतीय मूल की एक सांवली सी महिला इन दिनों अमेरिका के सियासी हलकों में खूब चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मां और अफ्रीकी पिता की संतान कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अपनी आत्मकथा में कमला हैरिस ने भारतीय संस्कृति से अपने जुड़ाव का जिक्र किया है। अमेरिका के लोगों को अपने नाम का अर्थ समझाते हुए वो कहती हैं कि मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में कमल के फूल को पवित्र माना जाता है और ये अपनी एक खास अहमियत रखता है। कमल का पौधा पानी के भीतर होता है जबकि इसका फूल पानी की सतह से ऊपर खिलता है, लेकिन जड़ें सदा अपनी मिट्टी से मजबूती से जुड़ी रहती हैं। और वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन के लीगल इमिग्रेशन और H-1B वीजा पर अचानक लिए जाने वाले फैसले को नुकसानदायक बताया है। उन्होंने कहा कि यदि वे जीतते हैं तो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा का भरोसा बनाए रखेंगे जो कि दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कई वर्षों से रिश्ते गहरे हुए हैं और इसके अलावा जो बाइडेन ने कहा कि यदि राष्ट्रपति चुना गया तो खतरों से निपटने में भारत के साथ खड़ा रहूंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।